हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होगी वो क्लास यूपीएससी सीएससी के जनरल स्टडीज़ का एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास होगी। और यहाँ पे हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन हिस्ट्री पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्टोन एज। ठीक है, अभी जो स्टोन एज से बात करेंगे हम लोग, इसमें व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम लोग नॉर्मली जो किताबों में दिया गया होता है, नॉर्मली जो किताब में एक लिस्ट दी गई होती है कि हाँ स्टोन एज आता है, उसके बाद आयरन एज आता है, स्टोन ब्रोंज आयरन एज, उसके बाद इस तरह से कंटिन्यू होता है। हम लोग उस हिसाब से नहीं बात करेंगे क्योंकि उसमें इवेंचुअली किसी न किसी को अल्टीमेटली रट्टा मारना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ डिकोड में जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हिस्ट्री को ऐसे समझें कि उनके दिमाग में, उनके जहन में ये चीज बस जाए ताकि उन्हें याद ना करना पड़े, उनको रट्टा ना मारना पड़े। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में दो सवाल, एक्चुअली तीन सवाल होने चाहिए। जो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये होना चाहिए कि व्हाट। ठीक है, व्हाट। हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में हमें एक पर्टिकुलर इवेंट को क्यों पढ़ना है, कौन सा इवेंट है इज व्हाट, क्यों पढ़ना है इज व्हाई, और कैसे पढ़ना है ये एक और चीज है। तो ये जो व्हाट, व्हाई एंड हाउ से आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन अदर वे, इन अदर सेंस आप लोग हिस्ट्री को कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप हिस्ट्री की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन आ गया, अगर हिस्ट्री का आपको कंस्ट्रक्शन आ गया तो टेक्निकली आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जो है अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाए। ठीक है, अब इस किताब में, इस लेक्चर में हमने इस पर्टिकुलर बुक को रेफर किया है पर्टिकुलरली, जिसका नाम है सेपियंस। ये सेपियंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और काफी वेल नोन बुक है। इसको कई लोग रेफर करते हैं। इट इज रिटन बाय डॉक्टर वाई एन हरारी, बहुत ही फेमस राइटर है। और इनकी जो किताब है, इनका नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अब ये जो वर्ड ह्यूमन है ना, ये ह्यूमन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ये ह्यूमन क्या हम लोगों को रेफर करा जा रहा है? द आंसर इज अ बिग नो। इसका मतलब यह है कि जो ह्यूमन वर्ड है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू हिम एंड ऑल बैक्ड बाय एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, ह्यूमंस का एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट अस, इट इज अबाउट ह्यूमंस, जिसका एक ब्रॉड डेफिनेशन है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेम थिंग इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए यहां पे आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। मैंने एक यहां पे इंडिया का मैप बनाया और ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड मैप है। इंडिया कहां है? यहां पे अगर आपको यहां पे इंडिया ढूंढना है तो यहां पे ये जगह पे है इंडिया। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। यहां पे है इंडिया, ये इंडिया है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहां पे यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्रॉडली। अब बात यह है कि अगर ये वर्ल्ड मैप है तो ये जो बीच का जो चैनल आप देख पा रहे होंगे ये है इक्वेटर या इक्वेटोरियल जोन। तो अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी पता है तो हमें पता होगा कि जो जगह इक्वेटोरियल जोन में होता है वो जगह बहुत ज्यादा हीटेड होता है क्योंकि सन रेज परपेंडिकुलरली इसके ऊपर पड़ती है। जब अगर ज्यादा हीट होगा तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो रेनफॉल होगा, और रेनफॉल के साथ साथ जो चीज आएगी वो है फॉरेस्ट होगा। ये सारी चीज आपको डिड्यूस कर लेनी है। तो टेक्निकली अगर हम इस बेल्ट की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इस लोकेशन में जो जो चीजें हैं, यहां पे बारिश ज्यादा होगी, इन एरियाज में बारिश ज्यादा होगी, इन एरिया में फॉरेस्ट ज्यादा होगा। देखिए अमेज़न हो गया, अफ्रीका का जंगल हो गया, कॉन्गो हो गया, सारे के सारे इक्वेटोरियल जोन में आते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जो ह्यूमंस हैं या एप्स हैं वो पहली बार दिखे गए हैं ईस्टर्न अफ्रीका में, यहां। और ये लोग ईस्टर्न अफ्रीका से स्लोली यूरोप साइड, एशिया साइड, इस तरफ माइग्रेट करते हैं। अब ये जो माइग्रेशन वो लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्वेस्ट ऑफ हैविंग अ बेटर लाइफस्टाइल। एक क्वेस्ट है मतलब एक बेटर लाइफ की खोज में माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अगर हमको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हम लोग अपना घर छोड़ के कहीं और जाते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये माइग्रेशन तब भी था, अभी भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब सर्वाइवल के लिए होता था, अभी किसी और चीज के लिए होता है। अब क्योंकि ये ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए हैं सबसे पहली बार, तो यहां पे जंगल है, तो जंगल में ये लोग क्या करेंगे? दे विल ओनली डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। गैदरिंग मतलब जो भी खाना इनको मिलेगा। अब इस सिचुएशन में हम लोग को ये चीज पढ़नी है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, आप लोग गौर करिए। यहां पे
ये एक नोट्स है मेरे खुद के हैंड रिटन। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहां पे इसको समझ सकें। देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ है पृथ्वी का, जो डेवलपमेंट हुआ है पृथ्वी का, वो डेवलपमेंट 13.5 बिलियन ईयर्स अगो से हो रहा है। सो अबाउट 13.5 बिलियन ईयर्स अगो मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस, ये सारे कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। इससे पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। तो जो कॉन्सेप्ट सामने आए हैं ये 13.5 बिलियन ईयर्स अगो आए हैं। कहां से आए हैं? आउट ऑफ दिस बिग बैंग थ्योरी। ये एक बिग बैंग थ्योरी है, थ्योरी को बिग बैंग बोलते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक घटना है। इस घटना के फलस्वरूप हमें पता चला है मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस के बारे में। और ये सारी चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक नए सब्जेक्ट का फाउंडेशन बनाती है, एक नए सब्जेक्ट की तरफ ले जाती है, एक स्टोरी की तरफ ले जाती है, जो स्टोरी अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं इसको फिजिक्स के नाम से। अब ये 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, अगो मतलब फ्रॉम द प्रेजेंट। अब इससे 3 लाख साल बाद ये जो स्टोरी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसकी इंटरेक्शंस के बदले हमें क्या मिलता है? केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। और उससे भी 3.8 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट ऑफ कोर्स हमारे प्लैनेट में ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, विच इज लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ बायोलॉजी। और इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ना कि ह्यूमंस की। अब उसके 70,000 साल बाद, उसके 70,000 साल बाद ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, और डेवलप होने के बाद हमारे सामने आता है होमो सेपियंस। ठीक है। अब होमो सेपियंस और ज्यादा अपने आप को इलाबोरेट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन आता है, और ज्यादा ब्रॉड होते हैं, और ज्यादा डाइवर्स होते हैं, और ज्यादा समृद्ध होते हैं, और बनकर क्या आता है हमारे सामने? इन होमोजेनियस या होमो सेपियंस का कल्चर बन के आता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को अगर किसी ने शेप दिया है, वो है 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस ने। सबसे पहला रेवोल्यूशन है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, दिमाग, ब्रेन का फॉर्मेशन, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो कि 70,000 साल पहले हुआ है आज से। ठीक, मतलब फ्रॉम दिस पीरियड। उसके बाद 12,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, जिससे हम लोग फूड प्रोड्यूसिंग सीखते हैं। ठीक है। और उससे भी 500 साल, मतलब और करंट में अगर हम देखें, अगर हम करंट की बात करें तो करंट में हमें देखने को मिलेगा साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे या इस पॉइंट से हम एक दूसरे स्लाइड में जाएंगे, जहां पे आपको इसके आगे की जानकारी मिलेगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जस्ट 6 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम द प्रेजेंट, एक सिंगल फीमेल एप के 2 बेटियां थी। उनमें से एक बेटी बन गई दुनिया में जितने चिंपैंजी हैं उनकी एंसेस्टर, और दूसरी बेटी एप की बन गई होमो सेपियंस की एंसेस्टर, मतलब हमारी कॉमन एंसेस्टर, हमारी कॉमन ग्रैंडमदर। तो आज के तारीख में जो भी धर्म, रेस, कास्ट, क्रीड को लेकर अपने आप में डिविजन्स क्रिएट करते हैं और उस डिविजन्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, फलस्वरूप इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में हैं। अगर वो लोग इस फैक्ट को समझ लेते हैं, ये फैक्ट सब प्रूव्ड है, तो ये फैक्ट को अगर समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हम में से कोई भी जो है अलग नहीं है एक दूसरे से। खैर, अब जो एक्चुअल मीनिंग है ह्यूमंस की, वो क्या है? एन एनिमल बिलोंगिंग टू द जीनस होमो एंड देयर यूज्ड टू बी मेनी अदर स्पीशीज इन द सेम जीनस व्हिच इज होमो। तो मतलब के होमो जीनस में ये एक जीन है, इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज हैं, उनमें से सारे लिविंग एनिमल लिविंग स्पीशीज को ह्यूमंस कहा जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, एनिमल बिलोंगिंग टू दिस स्पीशीज आर कॉल्ड होमोजीनस या आर कॉल्ड ह्यूमंस। अब इसको थोड़ा और वेन डायग्राम से समझेंगे ताकि और आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां पे आपको दिखेगा सेपियंस का मीनिंग। क्या बोला जा रहा है सेपियंस की मीनिंग में? इट डिनोट्स द मेंबर्स ऑफ द होमो सेपियन ग्रुप, इट डिनोट्स द मेंबर्स ऑफ द होमो सेपियंस ग्रुप्स while reserving the term human to refer all other members in the same genus, that is homo। मतलब लेट्स कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि समझ में और ज्यादा अच्छी तरह से आए। मान लीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रेड मार्क, दिस इज सेपियंस, मतलब कि हम लोग फ्रॉम द सेम जीनस विच इज होमोजेनस। इस होमोजेनस के अंदर, इस होमोजेनस के अंदर, इसके अंदर जितने सारे लिविंग स्पीशीज हैं, जितने सारे लिविंग स्पीशीज हैं, उन सबको कहा जाता है ह्यूमंस। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, होमो सेपियंस में
जो सेपियंस होती है वो होमोजीनस का एक छोटा सा अंग है, और बाकी के जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विद इन दैट सेम होमोजीनस ग्रुप, उनको कहा जा रहा है ह्यूमंस। सो टेक्निकली अगर हम ये कहें कि ऑल सेपियंस आर ह्यूमन बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट सेपियंस, तो दैट वुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ह्यूमंस फर्स्ट इवॉल्व्ड इन द ईस्टर्न अफ्रीका, जैसे कि हमने कहा था अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, और वहां से इनकी जो अर्लीस्ट जीन है उनको, उसका नाम है एस्ट्रो या ऑस्ट्रोपिथेकस। ऑस्ट्रोपिथेकस, इसको सदर्न एप भी कहते हैं, ऑस्ट्रोपिथेकस। यहां से ये लोग माइग्रेट करते हैं अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, 20 लाख साल पहले। कहां माइग्रेट करते हैं? नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडोनेशिया, और जो बाजू में जो नाम लिखे गए हैं ये उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जो एप्स, जो ऑस्ट्रोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका से माइग्रेट करके यूरोप पहुंचे हैं, वहां पे जो निएंडर वैली है वहां के लोगों को कहा जाता है निएंडरथैलिनिस। जो एशिया में आए हैं उनको कहते हैं इरेक्टस, होमो इरेक्टस। जो इंडोनेशिया में आए हैं उनको कहते हैं होमो सोलेनेस। ये सोलेनेस एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, जावा में इनफैक्ट। ठीक है, अब ये माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? इन द क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये लोगों को एक चीज समझ में आ गई थी कि हमें भैया नदी के किनारे रहना है, एक वही है जिससे हम सर्वाइव कर सकें। समझ में आ रही है बात? अब 2010 में क्या हुआ है, हमारा एक पुराना सिबलिंग, लॉस्ट सिबलिंग, हमने उसको रेस्क्यू किया है। कहां से? सर्बिया में एक गुफा है जिसका नाम है डेनिसोवा केव। वहां पे एक फॉसिल मिला है फिंगर बोन का, और इस ह्यूमंस को, जो कि इस सेपियंस को जो कि डेनिसोवा केव में मिले हैं सर्बिया में, हमने उनका नाम रखा है होमो डेनिसोवा। ये 2020 के प्रीलिम्स में आ चुका है दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है एप। ये जो एप है, ये जो एप है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये पूरी की पूरी आपकी सिविलाइजेशन को बता देगी, ये कहां से ये सिविलाइजेशन शुरू होता है, कहां से स्टोरी शुरू होती है। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पूरा चीज। ठीक है, देखिए, पहले हम लोग एप थे, ये हम सबको पता है। वहां से हम लोग ह्यूमन स्पीशीज में आए। ठीक है, अभी ह्यूमन स्पीशीज जंगलों में सबसे पहले हंटिंग करती थी और गैदरिंग करती थी। उसके बाद जब ये लोग माइग्रेट थोड़ा थोड़ा करने लगे तो इनको समझ में आने लगा कि जंगलों में से अब हम लोग घास में आ गए हैं, लंबे लंबे घास हैं, और अगर हम लोग 2 हाथ और 2 पैर में ऐसे करके मूव करने लगे तो हमें आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये जो हैंडीकैप्डनेस था, इस हैंडीकैप्डनेस को दूर करने के लिए वी अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ बाइपेड, 2 पैरों में खड़ा होना। साथ ही साथ हम लोगों ने फायर डिस्कवर किया। ये जो मोस्टली ये जो एरा है ये आइस एज के अंदर ही कवर हो जाता है। अब इन लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट किया, जैसे कहा था, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब माइग्रेट करके कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोग जाएंगे। जहां जहां ये लोग जा पाए और जहां ये लोग सेटल हो सके, वहां पे दे स्टार्टेड स्लोली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे तो हंटर्स थे, यहां पे डोमेस्टिकेट क्यों करने लगे? इसलिए करने लगे क्योंकि आइस एज से ज्योग्राफिकली एक चेंज आता है जिसका नाम है इंटरग्लेशियल फेज। इसमें पृथ्वी थोड़ी गर्म हो जाती है, तो अगर गर्म होगी तो क्या होगा? फॉरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, ग्रासेस बढ़ेंगी, और इनके पास अपने जानवरों के साथ समय बिताने का ज्यादा मौका मिलेगा क्योंकि ये लोग चरवाने जाएंगे, अपने जानवरों को चराने जाएंगे। ठीक है, तो इससे और उनको समय मिलेगा। जितना समय इन इंसानों को मिलेगा जानवरों के साथ, उतना ये लोग उनके नेचर को समझेंगे। दे वुड बी इन अ पोजीशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। वाइल्ड और डोमेस्टिकेशन का जो डिफरेंस है, डोमेस्टिक एनिमल्स का जो डिफरेंस है, ये तभी ना पता चलेगा जब उनके साथ समय बिताया जाएगा। तो लोग बिताने लगते हैं इन दिस फेज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद स्लोली वो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स करने लगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेंस एंड परसिवरेंस। देख देख के, सीख सीख कर, स्लोली स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअल चेंज है ये सारे, बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस हैं, बहुत ही ग्रेजुअल चेंजेस हैं। अब जब ये लोग फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट पे आ गए, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट पे आ गए, तो इनको हमने कहा, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज को हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज। और जो डोमेस्टिकेशन वाला फेज है इसमें हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक एज, डोमेस्टिकेशन वाला मेसोलिथिक एज। और ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल। ठीक है, अब जब ये एग्रीकल्चर में हम लोग इन्वॉल्व हो गए तो हमें एक जगह पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग में हम लोग जानवरों के पीछे पीछे भाग सकते थे, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, आज बीज डालोगे तो कल तो निकल के आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपको समय देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आप लोग सेटल्ड हो जाओगे एक जगह पे,
और सेटलमेंट जब होता है तब आप लोग जो हैं सारे लोग एक ही काम करोगे ये जरूरी नहीं है। देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ लेबर। कुछ लोग होंगे जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो हैंडीक्राफ्ट्स में होंगे, कुछ लोग होंगे जो स्टोरेज का कुछ बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है, खुद का खाना खुद बना रहे हो तो कुछ स्टोर भी करोगे अपने लिए। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है इससे क्या होता है कि कल्चर डेवलप होता है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बना रहे हैं और जितना बना रहे हैं उतना कल्चर डेवलप हो रहा है। और मान लो एक आदमी एक चीज बना रहा है, दूसरा आदमी कोई दूसरी चीज बना रहा है, तो आप लोग उसके साथ एक्सचेंज भी करोगे। इस एक्सचेंज से क्या होगा, इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों तरफ से ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेडिंग रिलेशंस बढ़ेंगे, जिससे कल्चर मिक्स होगा और मोर एनरिच होता जाएगा। इसी से आगे चल के हमारे सामने सिविलाइजेशन बनेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने सारे कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस हैं वो सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हैं। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, आप नाइल सिविलाइजेशन ले लो, आप यांगहो सिविलाइजेशन ले लो चाइना में जो है, या आप मेसोपोटामियन ले लो, सारे के सारे जो हैं नदी के किनारे हैं। ऑल आर नियर टू द रिवर्स। लॉजिक यही है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इसी स्ट्रक्चर से ये लोग ग्रो किए हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक बार ये दिमाग में बैठ जाए तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट, हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। हिस्ट्री को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली बात है, हिस्ट्री और जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, हिस्टोरिया। ठीक है, इसका मतलब है इंक्वायरी, नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। आपको जो भी नॉलेज मिलती है आउट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आउट ऑफ इंक्वायरी, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री तीन तरीके की हो सकती है। एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है नॉर्मल हिस्ट्री। नॉर्मल मतलब क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। प्री हिस्ट्री में इवेंट्स जो भी हुए हैं, ऑकर किए हैं, वो सब बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मतलब के प्री हिस्ट्री में नॉर्मल स्टोन एज आता है, और यहां पे मोर एंड मोर वी आर डिपेंडेंट ऑन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, क्योंकि थ्रू एक्सकवेशंस, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है प्री हिस्ट्री में। तो द एंटायर क्रेडिट फॉर डूइंग एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियाज प्री हिस्ट्री, मतलब जहां पे आपको खोद कर निकालना है, वो क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को, जिन्होंने सबसे पहली बार डिस्कवर किया था पैलियोलिथिक टूल पल्लावरम, एक हैंड एक्स, पल्लावरम जगह का नाम है, हैंड एक्स। ठीक है, साउथ इंडिया में। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली एक पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। यहां पे आपको लिखा हुआ चीजें तो मिलेंगी लेकिन नॉट येट डिसाइफर्ड। जो लिखा हुआ है वो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, मतलब हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल है हड़प्पन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए इसको। ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, आगे जो हिस्ट्री है यहां पे प्रॉपर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हो चुकी है, यहां पे फुल्ली डिसाइफर भी हो चुका है। मतलब यहां पे हम लोग एक्चुअली लिटरेरी सोर्सेज से बहुत बिलीव करेंगे और हम लोग उसको एकदम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ द सोर्सेज। हमारे पास इसमें कोई डाउट नहीं है, इस चीज में कोई डाउट, कोई डिबेट नहीं होगी। लेकिन इसमें होगी और इसमें कम होगी, इसमें बिल्कुल नहीं होगी व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। नाउ सर मॉर्टिमर व्हीलर की कंट्रीब्यूशन इज इक्वली सिग्निफिकेंट इन हिज एफर्ट्स greatly contributed towards the knowledge of pre-history culture in India। मतलब प्री हिस्ट्री की नाम अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है मेंस में, तो आपके दिमाग में रॉबर्ट ब्रूस फूट और मॉर्टिमर व्हीलर, इन दोनों के नाम आने ही चाहिए। ठीक है, अब जियोलॉजिकल एज की हम बात करें तो उसको हम टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। मतलब स्टोन एज को अगर हम जियोलॉजिकली डिवाइड करते हैं तो उसमें डिविजन्स जो है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, हम उसकी यूज ऑफ टूल से डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक एक स्टोन एज है, मेसोलिथिक एक स्टोन एज है, नियोलिथिक एक स्टोन एज है। ये जो लिथिक शब्द है इसका मतलब ही स्टोन है। ठीक है, पैलियो मतलब ओल्ड, मेसो मतलब मिडिल, नियो मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब ब्रॉडली इसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर टूल्स, बेस्ड ऑन देयर टूल्स। हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। यहां पे आप देखिए मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक में लोग हंटर गैदरर हैं, हमने पहले भी बताया था। मेसोलिथिक में जब क्लाइमेट चेंज होता है तब ये लोग हर्डर्स बन जाते हैं, मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो रहा है। उस चार्ट को, फ्लो चार्ट को याद कीजिए। और नियोलिथिक में ये फूड प्रोड्यूस करने लगते हैं, एग्रीकल्चर सीख जाते हैं। ये डेवलप होता है नॉर्मली आइस एज में, ये डेवलप हो रहा है इंटर ग्लेशियल क्लाइमेट चेंज जो बात कर रहे थे हम लोग। और यहां पे नियोलिथिक रेवोल्यूशन हो रहा है। क्या रेवोल्यूशन हो रहा है हम लोग अभी आगे देखेंगे। जो लोग पैलियोलिथिक एज के लोग हैं इनको क्वार्टजाइट मैन भी कहा जा रहा है, क्योंकि हार्ड रॉक होता है और उस समय उनके सबसे प्रिय मित्र जो है वो है पत्थर, क्योंकि पत्थर से वो आग जला रहे हैं, पत्थर से वो जानवरों को भगा रहे हैं, सब कुछ पत्थर से ही हो रहा है, पत्थर से हंटिंग कर रहे हैं। तो उनके दोस्त जो है वो पत्थर है, हार्ड रॉक, क्वार्टजाइट मैन, पैलियोलिथिक एज। कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। इनके तीन फेजेस हैं, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लेट या अपर पैलियोलिथिक। ये बेसिकली नेग्रिटो रेस के हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो रॉक कट इनिशिएटिव होता है, रॉक कट आर्ट या रॉक के ऊपर पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं,
ये पेंटिंग्स मेसोलिथिक में सबसे पहले डिस्कवर किया गया है। और नॉर्मली यहां पे आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी पहली बार देखने को मिलेगा। तो मतलब कि मेसोलिथिक में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है? पहली चीज रॉक आर्ट, दूसरी चीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तीसरी चीज क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक नया चेंज आ रहा है। और एरो ये लोग बनाने लगे, मतलब पहले ये जो बड़े पत्थर का इस्तेमाल करते थे, अब वहां से एरो में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब स्मॉल पत्थर का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन द स्टोन एज कल्चर, मतलब पैलेलिथिक और मेसोलिथिक के बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेज है। यहां पे भी हंटिंग कंटिन्यू हो रही है, यहां पे फिशिंग ऐड हुई है, फूड गैदरिंग ऐड हुई है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऐड हुआ है। और यहां के पत्थर मैंने पहले कहा, ये माइक्रोलिथ्स है, छोटे पत्थर है, मिनिएचर स्टोन टूल्स, यूजुअली क्रिस्टल, सिलिका, इन सब चीजों के बनाए हुए होते थे। ठीक है, अब जो अर्ली पैलेलिथिक है, मिडिल पैलेलिथिक और लोअर पैलेलिथिक है, इनमें आपको जो पता करनी चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इनके लोकेशंस। भीमबेटका जो है ये ओवरऑल स्टोन एज का हिस्सा है या ओवरऑल लिथिक स्टेज का हिस्सा है, और ये अपर में नहीं बल्कि लोअर में आपको दिखाई देगा, या लोअर या अर्लियर पैलेलिथिक में भीमबेटका एमपी में। दूसरा बेलन वैली, तीसरा सोहन या सोन वैली। आपको ये सारे याद नहीं रखने, जो मार्क किया हुआ उतना याद रखेंगे तो मोर देन इनफ है। मिडिल पैलेलिथिक में नर्मदा, तुंगभद्रा, पोटवार वैली एंड संघाव केव्स, और अपर में कुरनूल और छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, दूसरी तरफ नियोलिथिक में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट होने की वजह से ये कल्चर जो है, नियोलिथिक एज या नियोलिथिक कल्चर जो पूरे इंडिया में एक समान तरीके से नहीं फ्लरिश किया, क्योंकि हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री कंटिन्यूटी में चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है या आज तक मेडिवल चलेगा, कल से मॉडर्न कैलेंडर बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारी चीजें हैं जो कंटिन्यूटी में चल रही हैं। जैसे एग्रीकल्चर के जो नियोलिथिक एज है, ये नियोलिथिक सिविलाइजेशन या कल्चर है, ये नॉर्थ इंडिया में 6000 बीसी तक कंटिन्यू हुआ था, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन साउथ इंडिया में 1000 बीसी तक बना और लेट तक चला है, और लेट तक चला है। ठीक है, इनोवेशंस क्या है जिसकी वजह से इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जा रहा है? सबसे पहली बात तो कि फूड प्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ा बात है। दूसरी, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। पॉटरी की जरूरत क्यों पड़ेगी? फॉर द स्टोरेज पर्पसेस। आप लोग अभी एग्रीकल्चर करने लगे, उसको जमा करके भी रखेंगे। नेक्स्ट, विलेज कम्युनिटीज, मतलब सेडेंटरी सेटलमेंट हो रहा है, एक जगह पे रुक के एग्रीकल्चर करना पड़ रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर, जरा उस चार्ट को याद कीजिए, बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज। यहां पे सिर्फ जेंडर था, यहां पे एज भी आ गया है। सो आप लोग अगर कोशिश करो तो देखोगे कि यहां पे कितने साइंटिफिकली डिवीजन ऑफ लेबर किया गया, एज और जेंडर के बेसिस पे। नेक्स्ट, और भी कुछ टेक्नोलॉजीज का यहां पे आविष्कार होता है विद रिस्पेक्ट टू द मेकिंग ऑफ द टूल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नियोलिथिक एज है, यहां पे नॉर्थ इंडिया में जो रेक्टेंगुलर एक्सेस मिले हैं, कुल्हाड़ी रेक्टेंगुलर शेप के हैं, नॉर्थ ईस्ट में पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिले हैं, और साउथ में आपको ओवल शेप के एक्सेस मिले हैं। ठीक है,